सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब एक पॉइंट चार्ज हमको दिया हुआ है और उस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। जैसे ये कोई चार्ज दे दिया, पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट पे हमने चार्ज मान रखा है और उससे आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूं सपोज। तो इस बी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है, इसका एक फॉर्मूला बनाना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से आपको इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा उसका फॉर्मूला बनाना है एक तरह से। तो इसके लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे जो अभी हमने यूज करी थी। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग यूज करेंगे और इससे हम फाइंड कर लेंगे कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक हम एक क्यू चार्ज को लेके आएंगे और उसके लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर जो भी वर्क आएगा उसको उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास उस बी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। ये आपको तरीका काम में लेना है। थोड़ा और सिंपल करना चाहो कैलकुलेशन को तो ये कर सकते हो, लेट स्मॉल क्यू इक्वल टू 1 कूलाम। ये जो चार्ज इसको 1 कूलाम मान लो। अगर ये 1 कूलाम चार्ज होगा, अगर ये 1 कूलाम चार्ज होगा तो उस कंडीशन में वी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट भी आ जाएगा। ये तो 1 है ना, तो डब्ल्यू इनफाइनाइट भी अपॉन 1 क्या आएगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट भी। तो ये भी कर सकते हो कि आप 1 कूलाम चार्ज लो, उसको इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेके आओ। इनफाइनाइट इधर मान लेते हैं आगे, ये मान लो इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट है तो यहां से बी पॉइंट पे लेके आना है कितने चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को। तो उसके लिए जो भी वर्क आएगा वही क्या होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। देखो कैसे करना है, समझो अब इसको ध्यान से। सबसे पहले हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे। इनफाइनाइट मतलब इस चार्ज से बहुत दूर पहुंच जाएंगे, जहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता होता है जीरो हो जाए। अब वहां से हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, कितना चार्ज अपने पास, 1 कूलाम चार्ज है। 1 कूलाम चार्ज को लेके आ रहे हैं, बी पॉइंट पे हमें आना है। तो हम बीच में एक पॉइंट पे रुके चाय पानी के लिए, यहाँ पे हम रुके। चार्ज कितना है अपने पास में, प्लस 1 कूलाम चार्ज है। कितना चार्ज है बोलो, 1 कूलाम चार्ज है। तो इनफाइनाइट से आ रहे थे, यहाँ पे हम चाय पानी के लिए रुके। यहाँ पे हमने देखा कि जब चार्ज यहाँ पे पहुंचा तो ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वाली दूरी हम मान लेते हैं x। एक बार हम इस दूरी को नाम दे देते हैं x। कहां से कहां तक की दूरी, इस चार्ज से इस पॉइंट A की दूरी है ना। कोई A पॉइंट ऐसे रेंडमली पॉइंट लिया हमने बीच में कहीं पे, तो ये A पॉइंट अभी x डिस्टेंस पे है। तो ये वाला जो चार्ज है ये इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इस चार्ज 1 कूलाम पे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कूलाम्स लो लगाओ, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। k q1 की जगह कैपिटल Q ले लो, q2 की जगह 1 कूलाम ले लो, डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। तो फोर्स आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब हमें किधर जाना है, बी पॉइंट की तरफ जाना है। तो एक्सटर्नली हम फोर्स किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो डी आर, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इनके बीच का एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, ये वाला एंगल कितना है, ये हो गया 180 डिग्री। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि जब यहां से चार्ज थोड़ा सा इधर खिसकाया हमने, इस dr को मैं dx बोल देता हूं एक बार, क्योंकि इस डिस्टेंस को हमने x बोल रखा है। तो जब भी आप इस चार्ज को इधर मूव करोगे ना तो x में कुछ कमी आएगी, तो इस डिस्टेंस को dx बोला जाएगा कि ये dx डिस्टेंस से हमने दूरी को कम कर दिया। अभी दूरी x है ना, इसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया, इधर खिसका दिया चार्ज को dx डिस्टेंस से। तो इस dx डिस्टेंस से इस चार्ज को खिसकाने में हमें कुछ वर्क भी करना पड़ा होगा। कितना वर्क, तो उसको मैं dw बोल देता हूं एक बार। dw कितना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा Fe डॉट dx, ठीक है। जब आप इस डॉट को हटाओगे तो क्या आएगा इसकी जगह, cos थीटा, है ना। Fe, मैं Fe की भी वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो Fe कितना है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू क्या आएगा साथ में, cos थीटा। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो साथ में क्या आता है, cos थीटा आता है। थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, कितना है थीटा 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है -1, तो dw अपने पास आ गया -KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना था,
हमें 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क कैलकुलेट करना था। ये तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया वर्क है। अच्छा, ये dx भी आएगा साथ में, ये वाला dx cos 180 -1 वो आगे लिख दिया। तो ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए किया गया वर्क है। हमें तो इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक आना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, तो उससे टोटल वर्क आ जाएगा w इनफाइनाइट b। इंटीग्रेशन में जो ये माइनस सिंबल तो मैं बाहर लिख देता हूँ, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक। बी पॉइंट कितना दूर है इस चार्ज से, आर दूरी पे। तो यहाँ पे जो लिमिट लगाओगे ना, उसमें आप ये लिखोगे, जैसे आप ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़े हो जाओ इस चार्ज के पास, तो इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, आर दूरी पे। ये वाली दूरी आर है ना, यहाँ से यहाँ तक की। तो इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पे, फाइनल पॉइंट आर दूरी पे है, तो आप लिमिट लगाओगे। कौन सी लिमिट लगाओगे, इनफाइनाइट टू आर की लिमिट लगा दोगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो। यही आपका आंसर है। देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। माइनस के क्यू तो कांस्टेंट है, ये है ना, ये अलग कर लिया मैंने। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या हम x की पावर -2 लिख सकते हैं ऊपर ले जाके। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x की पावर -2। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करो, ये आएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट क्या लगानी है, इनफाइनाइट टू r की लिमिट लगानी है, लगा दी। सॉल्व करो इसको, w इनफाइनाइट b इक्वल टू, देखो नीचे क्या आएगा, -1 आएगा, वो माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस के क्यू बन गया। x की पावर इधर -1 आएगा, x की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x लिख देते हैं इसको। इनफाइनाइट से r की लिमिट लगा दी। अब लिमिट्स लगाओ इसमें, w इनफाइनाइट b इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट करो, इसमें अपर लिमिट पुट करोगे ये 1/r आएगा, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करो, 1/इनफाइनाइट आएगा। तो बताओ 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 1/इनफाइनाइट 0, ये तो 0 बन गया। आंसर क्या है, के क्यू बाई आर। तो w इनफाइनाइट b क्या आएगा अपने पास, के क्यू बाई आर आएगा, है ना। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी 1 कूलम्ब चार्ज के लिए वर्क किया गया है वही क्या है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है। मतलब बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, इस वर्क के बराबर होगा जो हमने 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कैलकुलेट किया है। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। मतलब अगर किसी भी चार्ज से, अब देखो फॉर्मूला याद रखना, किसी भी चार्ज से आर दूरी पे हमें पोटेंशियल बताना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर। किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे अगर हमें पोटेंशियल बताना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई भी चार्ज है उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा नीचे, इसमें आर आएगा, है ना, के क्यू बाई आर। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देख लो एक बार पूरा डेरिवेशन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। बाकी ये अपना फाइनल रिजल्ट बन गया। ये हमने डिराइव कर लिया यहाँ पे कि कोई भी चार्ज हो उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। याद रखना लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा। देखो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे दो चार्ज के बीच में, तो आप अगर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो तो चार्जेस को पॉजिटिव सिंबल के साथ में और के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जब भी आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको चार्जेस की वैल्यू सिंबल के साथ ही पुट करनी है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे इस चैप्टर में उनमें चार्जेस की वैल्यू आपको मतलब सिंबल के साथ में पुट करनी पड़ेगी। चाहे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो चाहे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, चार्जेस की वैल्यू सिंबल के साथ में लिखी जाती है। ठीक है, बाकी याद रखो जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी वैसे कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बहुत सारे चार्जेस दे रखे हो और किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो बिल्कुल आसान है। मान लो ये कुछ चार्ज हैं Q1, Q2 और Q3 और ये कोई पॉइंट है P जहां पे आपको इन सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल बताना है कि टोटल मिला के पोटेंशियल कितना होगा।
तो यहां पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि पहले एक काम करो, अलग अलग चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, अलग अलग चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो, फिर उन सबका एडिशन कर लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ये वाला जो चार्ज है ये इस पी पॉइंट से सपोज करो R1 दूरी पे है, ये दूसरा वाला चार्ज मान लो इससे R2 दूरी पे है, थर्ड चार्ज मान लो इस पॉइंट से R3 दूरी पे है। तो दूरियां पता कर ली हमने। आपको कोई ना कोई डायग्राम मिलेगा जिसमें आपको ये दूरियां दे रखी होंगी, तो कोई उसमें घबराना नहीं है कि सर ये दूरी कहां से आएगी, ये गिवन होती है। अब आपको अलग अलग चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। जैसे पहले चार्ज का R1 दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, उसको V1 बोल देते हैं। फॉर्मूला लगाओ KQ1 अपॉन R1, अभी फॉर्मूला बताया था KQ/R, ये लगाना है। दूसरे चार्ज की वजह से R2 दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ2 अपॉन R2। तीसरे चार्ज की वजह से R3 दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, V3 इक्वल टू KQ3 अपॉन R3। कितना आसान है। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको इतना ही काम करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। लेकिन ऐड करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी पोटेंशियल अगर नेगेटिव है, हो सकता है इनमें से कोई चार्ज नेगेटिव हो, तो उसका पोटेंशियल भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। आया समझ में? अलग अलग चार्ज का पहले तो अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, फिर सबका एडिशन कर लो। सिंपल एडिशन करना है, इसमें कोई वेक्टर एडिशन आपको नहीं करना, सिंपली ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव सिंबल के साथ में होगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिंबल के साथ में उनको ऐड किया जाएगा। ठीक है, आसान है एकदम। अब ये एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछेंगे, इस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं एक ग्राफ आपको बता देता हूँ। ये ग्राफ कई बार पूछ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए किसी भी चार्ज से R डिस्टेंस के लिए, तो वो कैसा बनेगा। जैसे ये कोई चार्ज Q है, इससे R दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होगा उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। दूरी R, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल को हम Y एक्सिस पे लेंगे, X एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया हुआ है। अब आप खुद बताओ, पहले तो कोई भी चार्ज है उससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कोई भी चार्ज है उससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R²। किसी भी चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल्स टू KQ/R, है ना। ये हमने अभी डिराइव किया था फॉर्मूला, ये हम पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो पोटेंशियल है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा और पोटेंशियल भी घटेगा, लेकिन तेजी से कौन घटेगा, तेजी से घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखो ये R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे अगर 1 मीटर दूरी पे चेक करोगे, 1 मीटर दूरी पे चेक करोगे तो E और V की वैल्यू बराबर ही आएगी। देखो फॉर R इक्वल टू 1 मीटर, तो E आएगा KQ/1 का स्क्वायर यानी कि KQ, V आएगा KQ/1 यानी कि KQ। ठीक है, तो E और V ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर आ गए। लेकिन अगर मैं 2 मीटर पे चेक करूं तो बताओ क्या आएगा, E आएगा KQ/2 का स्क्वायर यानी 4 यानी KQ/4, और V आएगा KQ/2। तो ये कम है ना, KQ/4 कम है KQ/2 से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होता जाएगा। कम तो दोनों ही होंगे, लेकिन तेजी से कम कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। एक ग्राफ तो मैं यहां पे बनाता हूं, ये तो मान लो हमने ग्राफ बना दिया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो पोटेंशियल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो पोटेंशियल के लिए ग्राफ इसी टाइप का सा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका स्लोप कम आएगा। स्लोप ज्यादा किसका है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है और पोटेंशियल वाले ग्राफ का स्लोप कम है। और ये काट के हो रहा है एक दूसरे को, क्योंकि हमने क्या देखा, 1 मीटर डिस्टेंस पे E और V की वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे ग्राफ में कि R इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस पे E इक्वल टू क्या आ जाएगा, V। 1 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और पोटेंशियल कम होगा। लेकिन 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस के लिए ऊपर कौन सा ग्राफ है, V, यानी पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा। ये देख याद रखना है, ये ग्राफ पूछा हुआ है ना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ये एग्जाम में।
अब क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग ए 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेंटर पे एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, इसको मैं कैपिटल क्यू बोल देता हूँ। कितना है कैपिटल क्यू? 10 माइक्रोकूलम के बराबर है। अब ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के इस वाले कॉर्नर से, ये वाला जो कॉर्नर है इसका, यहां से इस कॉर्नर की तरफ हमको 2 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव करना है, इसको स्मॉल क्यू बोल देते हैं। तो पूछा है कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी वर्क की बात आए तो सबसे पहला जो फॉर्मूला अपने दिमाग में आना चाहिए वो है VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बार बार यूज होगा और जब भी वर्क की कैलकुलेशन हो तो सबसे पहले इसको अप्लाई करके देखना है। अब इसमें तो देखो चार्ज तो हमको दे रखा है, स्मॉल क्यू वो चार्ज होता है जिसको हम मूव करते हैं, तो वो तो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। ये VA और VB क्या है? VA और VB का मतलब है A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल। VA और VB क्या है? A और B पॉइंट का पोटेंशियल। ये कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा होगा? ये वाला चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ। तो इस चार्ज से इन कॉर्नर्स की जो दूरी होगी, क्या हम उसको R लिख सकते हैं? एक बार ये मान लेते हैं दूरी R है, इधर भी दूरी R होगी, ये वाला कॉर्नर भी R दूरी पे होगा, ये वाला कॉर्नर भी R दूरी पे होगा, क्योंकि सेंटर से तो हर एक कॉर्नर की दूरी स्क्वायर के अंदर बराबर ही आएगी। अब ये जो चार्ज है कैपिटल Q, इससे R दूरी पे यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? VA की वैल्यू क्या होगी? सोच के बताओ, फॉर्मूला लगा दो। किसी भी चार्ज से R दूरी पे जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? फॉर्मूला होगा KQ बाई R। बताओ चार्ज से R दूरी पे इस B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? अगेन फॉर्मूला लगेगा KQ बाई R। ये तो सेम ही आंसर आ गया। तो कोई भी चार्ज हो उससे R दूरी पे आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं चले जाओ, पोटेंशियल बराबर ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू देखो एक तो चार्ज पे डिपेंड करती है और एक दूरी पे डिपेंड करती है। चार्ज सेम है दोनों कंडीशन में, चाहे ए पॉइंट का पोटेंशियल बताना हो चाहे बी पॉइंट का, इसी चार्ज की वजह से बताना है। और दूरी भी देखो बराबर है तो पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। अगर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो यहाँ पे VA और VB अगर बराबर है तो ये तो आपस में कैंसिल, तो ये तो आ जाएगा 0। इधर आएगा WAB अपॉन Q। तो बताओ WAB कितना आया? Q इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर आया 0, मतलब 0 वर्क करना पड़ेगा। तो इससे तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया कि अगर कोई भी दो ऐसे पॉइंट है जिनका पोटेंशियल बराबर है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है, तो दो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में किसी भी चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क हमेशा 0 होता है। रिजल्ट क्या बना? ऐसे कोई भी दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल बराबर हो उनके बीच में किसी भी चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क हमेशा 0 होता है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है इसको। आया समझ में? ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। What is the electrostatic potential at the surface of a gold nucleus of diameter 13.2 Fermi? डायमीटर दे रखा है। Z for gold is 79। Z मतलब एटॉमिक नंबर। Z मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? 79, ऐसा बोल रखा है इसने। तो 79 प्रोटॉन्स है तो चार्ज कितना होगा? तो एक प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता ही होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 79 प्रोटॉन्स होंगे तो चार्ज कितना हुआ? 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। आया समझ में? हमें क्या पूछा? हमें इस गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। मान लो इसकी रेडियस R है, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है ना, सेंटर जहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसकी जो सरफेस है वहां पे पोटेंशियल कितना होगा? तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में जो जितने भी प्रोटॉन हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माने जाते हैं कि हर जगह वो बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो उसका सारा का सारा चार्ज, न्यूक्लियस का सारा चार्ज इसके सेंटर पे आप एज्यूम कर सकते हो। मान लो कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर से कितनी दूरी पे पोटेंशियल बताना है? R दूरी पे, इसकी सरफेस पे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ बाई R। K क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है? 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई R मतलब
रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, हमें डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये फर्मी क्या होता है, फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। फर्मी जब भी आए ना फर्मी, तो इसका मतलब है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻15। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही अपना आंसर है। पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला लगाना है KQ/R वाला, आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एज शोन इन फिगर। ये O पॉइंट है, यहाँ पे हमने कोई Q चार्ज रखा हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज पॉजिटिव। इसने दिया है खुद ने कि यहाँ पे VA माइनस VB क्या है, पॉजिटिव है ना, ये दिया है इसने, ये गिवन है, ठीक है। इज द चार्ज Q नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमें ये बताना है कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, ये खुद ने इसने बताया है कि VA माइनस VB यानी A पॉइंट और B पॉइंट, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। A और B पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसने खुद ने बताया यहाँ पे, ठीक है जी, खुद ने बताया ये। अब हम ये देखते हैं कि भी मान लो कि ये चार्ज पॉजिटिव है, मैच करवा के देख लेते हैं। मान लो कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से A पॉइंट पे पोटेंशियल है सपोज करो 10 वोल्ट। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लें 10 वोल्ट। फिर इससे अगर दूर जाओगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, 10 में से 5 को माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी ये VA माइनस VB A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता है, एक बार वो समझना। अगर मान लो ये नेगेटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा -10 वोल्ट और यहाँ पे आएगा -5 वोल्ट। दूरी के साथ में पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, लेकिन क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे -10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ पे -5 वोल्ट। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, दोनों को माइनस करो, -10 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, -5 वोल्ट बचेगा। इसका मतलब आंसर नेगेटिव आ गया। जबकि क्वेश्चन में क्या बता रखा है, A पॉइंट और B पॉइंट का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव तो तभी आएगा जब जो चार्ज है वो कैसा हो, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो। और जब आप ये VA में से VB माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो चार्ज Q शुड बी पॉजिटिव, है ना। कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर है। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। कितनी दूरी पे है एक दूसरे से, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है। ये वाली दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर इसने बोला एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर, यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि बीच में यहाँ पे कहाँ पे पोटेंशियल 0 आएगा। 0 क्या है, क्यों आएगा पोटेंशियल, देखो इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, जैसे मान लो ये कोई P पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल 0 है, तो क्यों 0 है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये दूरी कुछ इस तरीके से हो, जैसे ये वाला जो Q1 चार्ज है इससे मान लो x दूरी पे ये पॉइंट है, तो हो सकता है कि x दूरी कुछ इस तरीके से हो कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर आ जाए मैग्नीट्यूड में। अब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो P पॉइंट है ना, ये कोई x दूरी पे मान लेते हैं और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। खुद ने बोला ना कि P पॉइंट पे पोटेंशियल या इनके बीच में वो पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो वो पॉइंट हमने P मान लिया और मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0, ठीक है। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट करो, ऐड करो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। जैसे देखो ये वाला जो चार्ज है ये P पॉइंट से कितना दूर है, x दूरी पे है। चार्ज की वैल्यू आपको पता ही है,
तो x दूरी पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा दो KQ/R। मैंने लिखा K मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है उसकी 9 × 10⁻⁹। Q कितना है 5 × 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाई R मतलब दूरी कितना है x। ठीक है, फिर इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे आएगा माइनस में, यह आएगा K यानी कि 9 × 10⁻⁹, Q यानी कि 3 × 10⁻⁻8। ये माइनस का सिंबल मैंने आगे लगा दिया है यहाँ पे, मुझे दोनों का यहाँ पे पोटेंशियल ऐड करना है और उसको फिर जीरो के इक्वल लिखना है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस मैंने आगे लगा दिया, डिवाइडेड बाई R कितना है, ये दूरी कितनी है, टोटल दूरी 16 सेंटीमीटर है, x माइनस कर दो उसमें से, तो ये आएगा 16 - x और इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, इसको इक्वल के उधर लेके जाओगे। ठीक है, तो ये आएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 - x। ठीक है, अब देखो ये पूरी टर्म कैंसिल, इधर 10⁻⁻8 भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5 × 16 - x, और ये x इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × x। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 80 - 5x इक्वल टू 3x। ये इधर जाएगा तो ये 8x बन गया इक्वल टू 80। बता दो x कितना आया, x आ गया अपने पास में 10 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। एक पॉइंट और भी हो सकता है वैसे, जो इन दोनों चार्जेस के बाहर होगा। कैसे, देखो जो P पॉइंट है या जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, वो पॉइंट बाहर यहाँ पे जो बड़े वाला चार्ज है ना, देखो बड़े वाला चार्ज होगा इसकी तरफ होगा या छोटा वाला चार्ज है उसकी तरफ होगा, ये कैसे पता करोगे, तो बाहर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर भी ये पॉइंट हो सकता है क्योंकि पोटेंशियली तो जीरो करना है। देखो बीच में तो हमने फाइंड कर लिया, बाहर अगर मैं पॉइंट इधर एज्यूम करता हूं तो बड़े वाले चार्ज के पास आ गया ये और छोटे वाले चार्ज से दूर हो गया, तो बड़े वाले चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और छोटे वाले चार्ज का पोटेंशियल कम रहेगा, तो आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो हमें जाना पड़ेगा दूसरी वाली साइड में, मतलब छोटा जो चार्ज है ना उस वाली साइड में ये पॉइंट होगा। मान लो यहाँ पे है, इस पॉइंट को मैं एक बार नाम दे देता हूँ, पॉइंट S नाम दे दिया मैंने। तो ये जो S नाम का पॉइंट है यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो बड़े वाला चार्ज है उससे ये पॉइंट दूर है तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास है तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा आएगा और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटा और बड़ा चार्ज है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी हम कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं। चलो ये वाला जो पॉइंट है ये सपोज करो मैं मान लेता हूँ इस Q1 चार्ज से दूरी मान रहा हूँ, तो ये दूरी मान लेते हैं y, जैसे इसको x मानना था ना इसको y मान लेते हैं। मैं बड़े वाले चार्ज से दूरियां कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो एट पॉइंट S नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे वहां पे जीरो किया ना वैसे यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए। तो फॉर्मूला वही लगाना है KQ/R। पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल 9 × 10⁻⁹, ये मैंने K की वैल्यू लिखी है। Q कितना है 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है, तो इस पॉइंट से इस चार्ज की दूरी हो गई y, तो ये y लिख दिया। फिर आएगा माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल S पॉइंट पे क्या आएगा नेगेटिव, क्या लिखूं माइनस KQ/R। K यानी 9 × 10⁻⁹, Q कितना है 3 × 10⁻⁻8। इसका माइनस सिंबल मैंने आगे लगा दिया है, ये ध्यान रखना। कहीं आप सोचोगे सर आपने बोला था माइनस सिंबल लगाना है, तो वो लगा दिया मैंने ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है, ये S पॉइंट इस सेकंड चार्ज से कितना दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, उसमें से 16 माइनस कर दो तो ये वाली दूरी आ जाएगी, यानी कि ये होगा y - 16 इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको इक्वल के उधर ले जाओ, देखो क्या बनेगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई y इक्वल टू, ये उधर जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई y - 16। देखो ये 9 × 10⁻⁹ कैंसिल, 10⁻⁻8 कैंसिल, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे करना है तो 5y - 80 आ गया, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3y
3y। ठीक है, ये 80 उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये आएगा 2y इक्वल टू 80। तो बता दो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। आया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो दो ये पॉइंट हो सकते हैं। अगर बीच में पूछे कि दोनों चार्जेस के बीच में कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो वो पॉइंट होगा बड़े वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूरी पे, और बाहर पूछे तो वो बड़े वाले चार्ज से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर आपको छोटे वाले चार्ज से पूछ लेता तो टोटल दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। अगर आपको बीच वाले पॉइंट की दूरी पूछता तो ये अपने पास कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे चार्ज से ये पॉइंट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और बाहर वाली साइड के लिए अगर पूछे तो इस वाले पॉइंट के लिए तो ये दूरी 40 सेंटीमीटर आ रही है, उसमें से 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा 24। तो ये आएगी 24 सेंटीमीटर। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बोल रहा है कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम कहां से कहां पे मूव कर रहे हैं, उसको हम मूव कर रहे हैं Q से P पॉइंट की तरफ। कैसा चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मैं स्मॉल q कंसिडर कर लेता हूं, उसको मैं कहां से कहां पे लेके आ रहा हूं, मैं q से p की तरफ लेके आ रहा हूं, ऐसे लेके आ रहा हूं। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आपको बताना है। कौन सा वाला वर्क डन, वर्क डन बाय द फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क होगा ना उसकी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को यहां पे कंसिडर करके बताना है। एक चीज बताओ कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो जब आपने Q पॉइंट पे इस स्मॉल q चार्ज को रखा होगा तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ऐसे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। अब आप देख के बताओ कि आप इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P की तरफ जब लेके जा रहे हो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो dr, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होगा Q से P की तरफ आ रहे हो तो WQP, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट dr लिखोगे आप, है ना, F मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे cos थीटा आएगा ना, F dr cos थीटा, थीटा कैसा है 180 डिग्री, cos 180 क्या होता है -1, आंसर आएगा -FE इंटू dr। मतलब वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू जो किया गया वर्क है वो यहां पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर बोलता है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क कैसा है, तो वो पॉजिटिव आता। कैसे, क्योंकि आप अगर Q से P की तरफ चार्ज को लेके आ रहे हो तो आप फोर्स इधर लगा रहे हो, है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पूछा है या एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू पूछा है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आंसर देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू किया गया वर्क यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना, ये इस तरीके से बताना होता है। आया समझ में? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर एच शोन इन द फिगर। जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखा रखी है। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती है, इनवर्ड होती है। देखो इनवर्ड दिखा रखी है। पूछा है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना है कौन सा चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है अपने पास में, मान लो ये -Q चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इसको B से A की तरफ लेके आना है, इसको इधर से इधर लेके आ रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए जब इसको आप लेके आओगे या जब इधर आ रहा होगा ये, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमको पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी B से A की तरफ आते आते इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। देखो एक चीज याद रखो कि अगर हम किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नली वर्क करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ती है। जैसे आपके पास में एक स्प्रिंग है, मान लो आप उसको कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा,
तो वर्क करने से क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो बढ़ जाएगी। एक कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा हुआ, आप उसको एक्सटर्नली वर्क करके ऐसे एच हाइट पे लेके जाते हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नली फोर्स लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क की वजह से क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ग्राउंड लेवल की कंपैरिजन में एच हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी, mgh। आया समझ में ये? तो उसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नली किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हो तो हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये चीज क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज बताओ कि दोनों चार्ज कैसे हैं यहाँ पे, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ऐसे रिपेल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट अगर हमें चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आना है, ऐसे लेके आना है, या चार्ज ऐसे आ रहा है मान लो, तो इस पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, खुद बताओ। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, क्या उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नली फोर्स लगाया जा रहा है? एक्सटर्नली फोर्स, देखो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर हम बी से ए की तरफ इस चार्ज को लेके जाएंगे तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? ये तो वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर लग रहा होगा, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। इसकी वजह से तो ये चार्ज दूर जाना चाहिए, हम तो इसको ए पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब इस चार्ज की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमें तो एक्सटर्नली फोर्स इधर लगाना पड़ेगा उल्टा। तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्सटर्नल वर्क डन अगर पॉजिटिव होता है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अगर एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव आ जाए ना तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटेगी, ये याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो इसको, ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन W एक्सटर्नल, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी, जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज याद रखो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि अगर किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी फिक्स है तो आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसे ही यहां पे हो रहा होगा, जब चार्ज इधर से इधर आ रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं, चलो ये और बेटर समझ में आएगा। आपके पास एक बॉल है, आप उसको ऐसे ऊपर उछालते हो, तो जब वो ऊपर जा रही होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, होता है ना, ऐसे बॉल ऊपर जाएगी तो इस जितना हाइट पे जाएगी उतना ही उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, mgh की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन ध्यान दो कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी स्पीड कम होती जा रही है, एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी, फिर वो पलट के नीचे आती है। तो जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, स्पीड कम हो रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ पे भी वही होगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये इसका आंसर है। यही तो पूछा है हमको कि जब चार्ज बी से ए की तरफ आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ऐसा आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे है क्वेश्चन। ए क्यूब ऑफ साइड बी has a charge q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. यानी कि दो चीजें बतानी है, एक तो पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? इस क्यूब के सेंटर पे बताना है। पहले तो ये बताओ कि जो क्यूब का सेंटर होगा उसकी हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी आएगी। जैसे अच्छा, कॉर्नर कैसे, सेंटर कैसे पता करोगे? तो इसके जो डायगोनल्स हैं, क्यूब के जो डायगोनल्स हैं, अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाओ। ये लाइनें जहां भी एक दूसरे को काटेंगी, है ना, ये जो डायगोनल्स हैं ये जहां भी एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट होगा सेंटर। सेंटर को मैं ओ बोल देता हूं एक बार। तो ये अपोजिट कॉर्नर्स को मैंने मिलाया, जहां पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट होगा सेंटर। सेंटर से किसी भी एक कॉर्नर की दूरी कैसे पता करेंगे? तो एक चीज याद रखो, क्यूब के अंदर जो डायगोनल की लेंथ होती है ना, ये जो डायगोनल की लेंथ है, ये अगर आपको इसकी एक साइड आपको बता रखी है तो इसका रूट 3 टाइम्स होती है। जैसे एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर अगर एक साइड मान लो बी है ना, हर एक साइड बी होगी स्क्वायर के अंदर, तो इसका डायगोनल जो होगा ना उसकी लेंथ आएगी रूट 2 टाइम्स ऑफ बी।
स्क्वायर के अंदर तो क्या आता है, √2 टाइम्स ऑफ बी आता है, लेकिन क्यूब के अंदर क्या आएगा, √3 टाइम्स ऑफ बी आता है। ये आप ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप याद रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। तो यहां से यहां तक की जो इस डायगोनल की लेंथ है वो कितनी है, √3 टाइम्स ऑफ बी, है ना, बी इसकी साइड है इस क्यूब की। तो आपको तो हाफ डिस्टेंस लेनी है ना, सेंटर से अगर किसी एक कॉर्नर की दूरी बतानी हो तो वो तो इसका डायगोनल की लेंथ का हाफ होगी, तो उसको मैं आर लिख देता हूं, जो कि होगी √3 इंटू बी बाई 2। आया समझ में, √3b क्या है, डायगोनल की लेंथ, उसका हाफ लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ, जो कि सेंटर से किसी भी एक चार्ज की डिस्टेंस है। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया वो बताता हूं। देखो यहाँ पे सिस्टम में आपको 8 चार्जेस दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 चार्जेस है। और जो हर एक जो चार्ज है ना वो सेंटर से बराबर दूरी पे है। भी सेंटर का मतलब यही है ना, क्यूब का सेंटर मतलब इसके हर एक कॉर्नर की सेंटर से दूरी बराबर होगी, तो हर एक कॉर्नर की सेंटर से दूरी आएगी r, जो अभी हमने लिखी है यहाँ पे। तो एक चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा, एक चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल आएगा, ये दूरी r है, ये भी दूरी r होगी, r सेंटर से किसी भी एक चार्ज की दूरी r। तो एक चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल आएगा k q बाई r। लेकिन ऐसे कितने चार्जेस हैं, 8 चार्जेस हैं। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो उसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है नहीं कि भी कौन सी साइड में चार्ज रखा हुआ है, कहीं भी रखा हो। अगर चार्ज की पॉइंट से दूरी बराबर आ रही है, हर एक चार्ज की सेंटर से दूरी बराबर आ रही है, तो हर एक चार्ज का पोटेंशियल भी सेंटर पे बराबर आएगा। तो अगर हमें नेट पोटेंशियल बताना हो तो हमें KQ/R ऐसे 8 टाइम्स कैलकुलेट करना है, सबको ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, 8 से मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, KQ/R को, और R की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड करी थी, वो सीधा पुट कर दो, सॉल्व कर दो। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा सेंटर पे, 8 KQ बाई, और R की वैल्यू है √3b/2, 2 ऊपर चला जाएगा ना इसमें, तो आंसर आएगा 16 KQ बाई √3b, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, चाहो तो इस k को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। बाकी यहां भी अगर आप इतना भी छोड़ देते हो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज इसने पूछी कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले इस चार्ज की वजह से बताओ, ये वाला जो चार्ज है ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड, इधर आएगा, है ना। इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज है उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड, इधर आएगा। अब ये तो एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सेंटर से इस चार्ज की और इस चार्ज की दूरी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही होगा, और बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन दोनों चार्जेस का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर का सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, आउटवर्ड, और अपोजिट कॉर्नर पे ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे किधर आएगा, इधर आउटवर्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, आपस में कैंसिल। ऐसे ही आप बाकी के चार्जेस के लिए देखोगे, अपोजिट कॉर्नर वाले जो चार्जेस है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होता जाएगा, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हर एक कॉर्नर, भाई जैसे ये वाला कॉर्नर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला कॉर्नर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। इस कॉर्नर पे जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉर्नर पे जो चार्ज है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। इस तरीके से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, सेंटर पे 0 मिलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। रीजन समझ में आया क्या, क्योंकि आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन कई बार बहुत बार पूछ लेते हैं कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या जरूरी है वहां पे जो पोटेंशियल है वो भी 0 हो, या उल्टा बोल दे कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो क्या जरूरी है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो इस क्यूब के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, लेकिन क्या पोटेंशियल भी 0 आ रहा है क्या, नहीं। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, क्योंकि ये चार्जेस सारे पॉजिटिव हैं, इनमें से कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होंगे। मान लो ये चारों क्या है, नेगेटिव, और ये चारों पॉजिटिव है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर, क्योंकि फिर ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर पोटेंशियल 0 आएगा। लेकिन क्योंकि 4 चार्जेस का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, 4 का नेगेटिव होगा, तो आंसर 0 आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो। जल्दीबाजी नहीं करनी है, कहीं ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां पे पोटेंशियल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है वहां पे पोटेंशियल भी नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 हो, कोई जरूरी नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो सोच के जवाब देना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।